हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉलरा के बारे में, जिसको हम हिंदी में हैजा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप हैजा के नाम से भी याद रखिएगा और इसको कॉलरा के नाम से भी याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलरा के क्या कारण हैं, किस कारण से कॉलरा होता है या हैजा होता है, क्या अगर किसी व्यक्ति को हो गया है कॉलरा या हैजा हो गया तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, और इसमें हमको क्या बचाव रखना है, क्या खान पीन रखना है, कैसे रहना है, क्या खाना पीना है। ठीक है, वो देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि इसका एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में क्या इलाज है। ठीक है, एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में इसका क्या इलाज है वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये जो दवाइयाँ वगैरह हैं ये आप अपनी डॉक्टर की सलाह से लें, अपने आप से ना लें, नहीं तो ये आपको नुकसान भी कर सकती हैं अगर आप गलत डोज में लेते हैं तो जो भी दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे मैं बताता हूँ तो आपको अपनी डॉक्टर से सलाह से ही लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कॉलरा के बारे में। तो कॉलरा जो है यह एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही एरिया के बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बीमार पड़ते हैं। अगर कॉलरा या हैजा फैलता है तो उसमें एक पार्टिकुलर एरिया के बहुत सारे व्यक्ति एक साथ उस हैजा से बीमार हुए दिखते हैं हमको। इसमें ये डिज़ीज़ को एक महामारी, ये डिज़ीज़ जो होती है एक महामारी के रूप में फैलती है। इसमें मेनली क्या होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंत है, उसमें एक्यूट इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को, मरीज को राइस वाटर परगेशन होता है। मतलब चावल के धोवन के समान उसको डायरिया होगा, लूज़ मोशन होता है, बार बार उसको डायरिया होता है। तो चावल के धोवन के समान, तो राइस वाटर इसको कहा जाता है, या वाइट कलर का डायरिया होता है। ठीक है, अब हम इसका कारण की बात करते हैं तो मेनली जो इसका मुख्य कारण है उसमें बैक्टीरिया एक है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरा। तो मेनली ये बैक्टीरिया जो है ये हैजा का या कॉलरा का मुख्य कारण होता है। इससे ही कॉलरा या हैजा होता है, ये एक बैक्टीरिया का कारण होता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग कंटामिनेटेड फूड और वाटर का यूज़ करते हैं, जो अनहाइजीनिक फ्रूट, साफ़ सुथरे फ्रूट नहीं खाते, अनकुक्ड वेजिटेबल्स खाते हैं, अध पके या बिना पके हुए सब्जियां खाते हैं, सी फूड का यूज़ करते हैं, उन्हें कॉलरा होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अनसैनिटरी लिविंग, जो साफ़ सफाई से नहीं रहते हैं, उनको होने के चांसेस रहते हैं। जो लोग स्लम एरिया में ज़्यादातर रहते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादातर नहीं रहती है, कचड़े वगैरह सब पड़े रहते हैं, कूड़ा करकट सब पड़ा रहता है, और नालियाँ वगैरह, मच्छर वगैरह सब बहुत सारे वहाँ पाए जाते हैं स्लम एरिया में, वहाँ पे भी कॉलरा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर कॉलरा पेशेंट के जिसको हैजा हुआ है उस मरीज़ के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी कॉलरा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में पेशेंट को सबसे पहले जो लक्षण देखने को मिलते हैं, उसको जो लूज़ मोशन या जिसको हम डायरिया बोलते हैं, उसको राइस वाटर के समान या वाइट कलर का डायरिया होता है। ठीक है, जिसको हम अतिसार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अतिसार जो होता है या उसको जो लूज़ मोशन या लैट्रिन जो होती है तो उसको राइस वाटर के समान होता है, चावल के धोवन के समान, या वाइट कलर का या सफ़ेद कलर का। इसके अलावा अर्ली स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में उसको नोज़िया और वोमिटिंग होती है। इसके अलावा डायरिया के कारण बार बार डायरिया होने के कारण उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन के कारण क्या होता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मरीज को प्यास अधिक लगती है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी जो स्किन इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, तथा उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, चाहे वो माउथ की हो, मुंह की हो, आईलिड्स की हो, चाहे वो नोज़ की हो, चाहे वो गले की हो, वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो सूखी, मतलब वो ड्राई हो जाती है क्योंकि वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस,
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, ये भी डायरिया के कारण होता है। बहुत अधिक मात्रा में डायरिया होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, मसल क्रैम्प्स और शॉक देखने को मिलता है। और भी कारण जो है कि डिक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, जो कि हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर डायरिया और वाटर लॉस के कारण और पल्स रेट वाटर लॉस के कारण कम हो जाती है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हमें बढ़ी हुई दिखती है। इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस रहती है, कमजोरी रहती है, ठीक है, कमजोरी रहती है, आलस रहता है तथा थकान लगी हुई रहती है। तो ये सारे कारण साइन एंड सिम्टम्स हमारे हैजा के हैं या कॉलरा के हैं। बात करते हैं इसके हमें क्या बचाव रखना है, क्या क्या बचाव रखना है, क्या खान पीन रखना है। तो इसमें आपको ज़्यादातर आपको कॉलरा पेशेंट को जब किसी को हैजा होता है तो कॉलरा पेशेंट को आपको कुछ नहीं देना। 24 घंटे तक आपको कुछ खाने पीने को नहीं देना, खाने को नहीं देना है। ज़्यादातर खाने को नहीं दे। अगर उसको प्यास लगती है तो प्यास लगने के केस में आप वहाँ पे ORS वाटर का यूज़ कर सकते हैं, या उबला हुआ पानी को ठंडा करके पिला सकते हैं। कोकोनट वाटर, नारियल का पानी और लेमन जूस पिला सकते हैं, ठीक है, अगर पेशेंट को प्यास लगती है। इसके अलावा अगर जब उसकी स्टूल मतलब डायरिया कम हो जाए, लूज़ मोशन कम हो जाए और उसकी नोज़िया और वोमिटिंग कम हो जाए, तो वहाँ पे आप उसको चाय दे सकते हैं, साबूदाना दे सकते हैं और लिक्विड फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। जो भी हल्के फुल्के आहार होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, साबूदाना और उसको चाय वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को आप क्लीन साफ़ सुथरे कमरे में और जहाँ पे हवा अच्छी आ जाती है, मतलब हवादार कमरे में पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है, ठीक है। तो पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे कह दीजिए कि उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, कोई काम धंधा नहीं करना है। इसके अलावा जो पेशेंट के स्टूल होता है उसको आप मिट्टी से कवर कर दीजिए। अगर वो बाहर जाता है तो खेत वगैरह में स्टूल पास करता है तो जो स्टूल होता है, जो मल त्याग करता है, उसको आप मिट्टी से दबा दीजिए, ताकि जो वो बैक्टीरिया है वो अदर पर्सन को व इन्वायरमेंट में ना फैले, ठीक। बात करते हैं इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है। पेशेंट को आपको ये ध्यान में रखना है, पेशेंट के बॉडी से फ्लूइड की कमी ना होने पाए। उसको निरंतर मात्रा में ORS देते रहिए, कोकोनट वाटर देते रहिए, लेमन जूस देते रहिए, ठीक है। तो ये कुछ बचाव रखना है आपको। इसके अलावा पेशेंट को हैवी डाइट ना दीजिए, ठोस पदार्थ खाने को मत दीजिए, क्योंकि पेशेंट का जो शरीर जो है अभी कमज़ोर है, इस वजह से वो पेशेंट को और तकलीफ़ पहुंचा सकता है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आपको या इलाज के, तो सबसे पहले हम एलोपैथिक इलाज के बारे में बात करते हैं। तो जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपको चलनी चाहिए उसमें हम बात करते हैं। तो ये जो भी दवाइयाँ हैं वो अपने डॉक्टर के सलाह से ज़रूर लीजिए, अपने आप से नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो इलाज में सबसे पहले आपको बॉडी फ्लूइड मेंटेन करना है। जो भी आपके शरीर में पानी की कमी हुई है डिहाइड्रेशन के कारण, लूज मोशन के कारण, उसके कारण आपको बार बार ORS सॉल्यूशन लेना है। इसके अलावा इन्फ्यूज़न ऑफ DNS, आपको DNS का इन्फ्यूज़न करना है इंट्रावेनस 500 ml DNS 500 ml का इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़न करना है। तथा जो भी आपका फ्लूइड देना है वो आवश्यकता अनुसार 6 से 7 लीटर के अनुसार, 6 से 7 लीटर के अमाउंट में आवश्यकता अनुसार आपको दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वहाँ पे आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इंजेक्शन मीकासिन आता है, जिसमें एमेकासिन एंटीबायोटिक होती है, 500 mg इसका डोज होता है। इसका आप इंट्रावेनसली यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा टैबलेट डिस्फर आता है, डिस्फर M आता है। इसमें M जो है वो मेट्रोनिडाजोल के लिए है, और डिस्फर से आप ये यहाँ से जो फर है यहाँ पे ये फुराजोलिडोन के लिए है। इसको अब एक टैबलेट स्ट्रेट दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं। इसके बाद एक टैबलेट आप दिन में 4 बार इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंटीबायोटिक इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जो भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन यहाँ है उससे बचने के लिए आप इंजेक्शन मीकासिन और टैबलेट डिस्फर M का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं डायरिया से लूज़ मोशन को रोकने के लिए, वहाँ पे आप टैबलेट लोपेरामाइड दे सकते हैं। एक टैबलेट
हर आधे घंटे के इंटरवल पर, ठीक है। जब तक आपका लूज़ मोशन या जो वो चावल के धोमन के समान लूज़ मोशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो टैबलेट लोपरामाइड ये नो स्टेप के ब्रांड नेम से भी आता है, बहुत भी सारे ब्रांड नेम से आता है। आप लोपरामाइड मेडिकल स्टोर पे मांगेंगे तो आपको दे देगा, ठीक। बात करते हैं जो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है, उस समस्या से बचने के लिए आप वहाँ पे जीरोडॉल स्पास का यूज़ कर सकते हैं। जीरोडॉल स्पास में आपको एस्लोफेनेक और ड्रोटावेरिन होता है, ये आपको एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल स्पाज्म से बचाएगा। इसका आप एक टैबलेट 2 दिन में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाने के बाद या कोई लिक्विड डाइट यूज़ करने के बाद आप आँख में यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को एसिडिटी की समस्या है, ठीक है, तो एसिडिटी की समस्या में आप कैप्सूल एसेरा डी ले सकते हैं, जिसमें रेबिप्राज़ोल है, ये एक पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ये डोमपेरिडोन है। ये आपकी गैस की समस्या से और एसिडिटी से आपको दूर करेगी। अगर आपको हो रहा है तो इसका आप एक टैबलेट ले सकते हैं सुबह खाली पेट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर किसी को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, वॉमिटिंग रोकने के लिए आप वहाँ पे टैबलेट पेरिसेट ले सकते हैं, जिसमें ओंडासेट्रॉन होता है। इसको आप एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया एलोपैथिक ट्रीटमेंट। बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आप कर्पूर रस ले सकते हैं, संजीवनी बटी ले सकते हैं और वृहद गंगाधर चूर्ण ले सकते हैं। ये आपको डायरिया से बचाएगा तथा जो भी आपके पेन वगैरह हो रहे हैं उससे बचाएगा और आपकी अग्नि ठीक करेगा। तो आपकी अग्नि जो मंद होगी वहाँ से आपको ये अग्नि ठीक हो जाएगी। आपके डायरिया को जो लूज़ मोशन हो रहा है, जो अतिसार है, उसको ये ठीक करेगा, ठीक है। संजीवनी बटी आपको जो पेन वगैरह हो रहा है वो ठीक करेगा। इसी तरह का कर्पूर रस भी आपके पित्त शामक के तरीके से यूज़ होगा। इसके अलावा और भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर, जो कि आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन में मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी बीमारी अगर आपको कोई भी समस्या हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। और कोई भी दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बी हैप्पी।